हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के डे 47। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सारे पार्ट्स को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है और इसी टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अब तक मैंने आपको जितने भी पार्ट्स कराए, अगर आपने सारे पार्ट्स को देखा होगा तो आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे लेवल पे हो चुकी होगी। अगर आप नहीं देखें तो मैं आपको बार बार इसलिए रिकमेंड करता हूं कि आप सारे पार्ट्स को जरूर देख लें। तो फिलहाल बात करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है। x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया गया और आपसे पूछा है कि 2x अपॉन में 3x² माइनस 5x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चंस कुछ हमारा इस टाइप का पूछा गया और हमसे अब बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको करते हैं। कैसे करेंगे, हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दी गई है, तो हम करेंगे इसको कि ये इस फॉर्म में आ जाए। इसको करने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ फ्रेंड्स कि आप दोनों तरफ क्या करो, ऊपर और नीचे में, दोनों तरफ नहीं ऊपर और नीचे में x से डिवाइड करो। x से अगर हम भाग करते हैं, x से भाग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जाम्स में आपको लिखना नहीं है, बस ये सब आपको माइंड में करना है। x से भाग करने पे ऊपर में क्या होगा, सिर्फ आपका x 2 की 2 बचेगा, x कट जाएगा। अगर इसमें भाग करते हैं तो देखिए 3x² अगर x से भाग करेंगे तो यहाँ पे 3x बचेगा। उसी तरह इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3/x हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा एक जगह सजा करके लिख लेते हैं ताकि हम इजीली समझ सके। देखिए फ्रेंड्स 3x और प्लस में 3/x और माइनस में 5 को मैंने इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं। ऊपर मैंने 2 का 2 लिखा, नीचे में 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, x प्लस 1/x और माइनस में 5 तो आपका रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में 2 हो गया और x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास 5 के बराबर दी गई, तो कह सकते हैं 5 दिए 15 और माइनस में 5, तो कितना हो गया ये 2/10 यानी कि 1/5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस आप मैच करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने हमारे अलजेब्रा वाले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट करा था, अगर आपने उसको नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगी कि अलजेब्रा के क्वेश्चंस को किस तरह से तोड़ा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से ईजिली देख सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक वृत्त की जो परिधि है वो उसकी परिधि यानी कि वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब पेरीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। वृत्त यानी कि सर्किल, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सर्किल का जो पेरीमीटर है वो 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी कि स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। दोनों का इक्वल पेरीमीटर हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो हमारा वर्ग दिया गया, वर्ग का साइड कितना है 22 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्ग का साइड ए भुजा हो गया, ए बराबर 22। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा वर्ग का जो पेरीमीटर होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, तो हम ये लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि वर्ग का जो कि परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप कह सकते हैं, परिधि कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्ग का पेरीमीटर होता है क्या, 4 गुने साइड, क्योंकि चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, चारों को जोड़ देंगे तो हमें पेरीमीटर निकल जाएगा। तो 22 चौका कितना हो गया 88। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था कि वृत्त की जो परिधि है यानी कि जो सर्किल का पेरीमीटर है वो इसके पेरीमीटर के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वृत्त का परिमिति होगा, ठीक है फ्रेंड्स, वृत्त का परिमिति, परिधि कहिए, परिमिति कहिए, परिमाप कहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वृत्त का जो परिधि होगा वो कितना, इतना ही हो जाता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल बोला गया था। तो आपको पता है कि जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, तो आपको पता है कि 2πr होता है। तो 2πr का मतलब मैं लिख देता हूँ, r हमें निकाल लेते हैं, क्योंकि r निकाल लेंगे तो ही हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से देखिए हम 22 चौका 88 इसको कटा लेते हैं, तो ये आपका 22 चौका 88 कट जाएगा 4 बार में, यानी कि r इक्वल टू 22 दूना 44, 44 दूना होगा, ठीक है, सॉरी 22 दूना 44, 44 दूना आपका होता है 88, तो यानी कि r की वैल्यू 7 दूना 14। जब आपके पास रेडियस निकल गई तो आप इजिली निकाल सकते हो वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एरिया जो निकालना है, एरिया क्या होता है πr² होता है। पाई को हम पाई के फॉर्म में ही छोड़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो ऑप्शंस दिए गए वो पाई के फॉर्म में दिए गए। तो हम इसको यहीं पे छोड़ता हूँ पाई का पाई, और आर हमें कितना 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 196, यानी कि कह सकते हैं कि 196 पाई बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के वही कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों की इफिशियंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं फ्रेंड्स, 2 मैन
और यहाँ पे और बोला गया इसलिए हम जोड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 2 मैन और 3 बॉयज़, ठीक है। 3 बॉयज़ मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो 10 दिन में करते हैं। सेम टू सेम वही कार्य को 3 पुरुष, 3 मैन और 2 बॉयज़, ठीक है, 2 बॉयज़ मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम दोनों की इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करते चलो, यानी कि ये आपका 10 दूना 20 एम हो गया और यहाँ पे 30 बॉयज़ हो गया। क्लियर। तो इधर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24 मैन और 8 दूना का 16 बॉयज़। क्लियर। तो मैन को एक तरफ कर लेते हैं, बॉयज़ को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसको मैं इधर भेजूंगा और इसको इधर ला दूंगा, तो यानी कि 30 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 14 बॉयज़, और राइट साइड में इधर जाएगा तो ये आपका 4 मैन। क्लियर। और मैन और बॉयज़ की अगर रेशियो निकालना देखें, यानी कि इन दोनों की अलग से रेशियो निकालें, तो ये कितना हो जाएगा, 14/4। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्रॉस में करेंगे तो ये आपका वापस आ जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि 7/2 मैन की होगी 7 और बॉयज़ की हो गई 2, इन दोनों की इफिशिएंसी निकल गई। क्लियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछा रहा है कि 2 पुरुष और 1 लड़के, यानी कि 2 मैन और 1 लड़के जो हैं उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इनकी इफिशिएंसी से इनको कर लेते हैं। तो देखिए मैन ये है और ये आपका जो कि बॉयज़ है, तो 2 गुने 7 इसमें कर लेता हूँ और 1 गुने 2 इसमें कर लेता हूँ। 7 दूना 14 और ये आपका 2, 16 हो जाता है। ठीक है, 16 ये टोटल इफिशिएंसी होगी टोटल दोनों की। लेकिन हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क या तो आप इससे निकालो या फिर टोटल वर्क इससे निकाल लो। कहने का मतलब ये हुआ कि मैन को आप इसमें रख दो, बॉयज़ को इसमें रख दो, यानी कि जो वैल्यू आई है। तो चलिए मैं आपको रख के बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैन की वैल्यू 7 आई है और बॉयज़ की वैल्यू 2 आई है। तो आप यहाँ तो इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर लो या फिर इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये टोटल वर्क निकलेगा। तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए 2 गुने 7 करेंगे और प्लस में 3 गुने 2 करेंगे और आपका मल्टीप्लाई जो कि 10 से किया गया। इस चीज़ को ध्यान से मैं इसको कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 दूना आपका 14 हो जाता है और उसी तरह से 3 दूना 6 और गुना में आपका 10 हो गया। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि 14 6 20 और ये आपका गुने 10, यानी कि टोटल 200 आ गया। अब ये टोटल 200 हुआ क्या, ये टोटल जो 200 हुआ आपका ये टोटल वर्क हुआ। हमें टाइम निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल जो वर्क और अपॉन में हम लिखते हैं उसकी इफिशिएंसी। तो हमारे पास इफिशिएंसी 16 दी गई है, तो हम ये कर सकते हैं कि टाइम इक्वल टू आपके आप 200, ये दोनों हमें टोटल वर्क 200 और नीचे आपका 16। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम इजीली कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आप कटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 8 से कटाते हैं, 25 8 कितना होता है 200 और 25 8 200 और 8 दूना 16, यानी कि 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम कटाएंगे 25/2, यानी कि 12.5 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, आप सभी को पता भी होगा। तो मैंने यहाँ पे इससे निकाला है, आप कोशिश कीजिएगा एक बार इससे निकालने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों आपको देखना जरूरी है कि दोनों आता है कि नहीं आता है। तो मैंने इससे निकाला, आप इसमें टोटल वर्क निकाल लीजिएगा इन दोनों को पुट करके और उसके बाद आप टोटल इफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है। ठीक है फ्रेंड्स, इंजीनियर जो है वो कितने 80 इंजीनियर है। आगे क्या कह रहा है कि यहाँ यदि वहाँ इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या की 40% है, तो हम ये मानते हैं कि टोटल अगर 100% होते, टोटल मान लीजिए कि उसमें जो जितने भी एम्प्लॉय थे वो 100% थे, तो जिसमें से 40% जो कि इंजीनियर हो रहे हैं। क्लियर, 40% जो है इंजीनियर है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान समझिएगा। हम ये कह सकते हैं कि जो 40% इंजीनियर है उनकी संख्या 80 है। यही तो क्वेश्चन में कह रहा था कि एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है और आगे यही बोल रहा है कि टोटल इंप्लॉय के 40% जो है वो इंजीनियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 40% की जो वैल्यू है वो 80 के बराबर है। तो आप यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लो कि टोटल जो इंप्लॉय है वो कितने। क्वेश्चन में यही पूछा रहा है कि उस कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारी कितने हैं। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 40 की परसेंट 80 के बराबर है, तो 100 का कितना होगा, तो 80/40 और नीचे आप गुने में 100। क्लियर फ्रेंड्स, 80/40 और गुने में आपका 100, इसको घटा लोगे तो कितना होगा 40 दूना 80, यानी कि 2 गुने 100 करोगे तो 200। यानी कह सकते हैं कि इस जो कंपनी था इस कंपनी में टोटल इंप्लॉय की जो संख्या थी वो 200 थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक वृत्त में यदि PQ वृत्त का व्यास है, तो ध्यान से समझिएगा। एक वृत्त हम बना लेते हैं, एक वृत्त हो गया और इस वृत्त का जो व्यास दिया गया वो कितना दिया गया, तो इसको मान लेते हैं कि ये PQ दिया गया। ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया, जो सेंटर से होकर के गुजरता है उसको हम लोग व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या कह रहा है कि और R वृत्त की परिधि पर है,
यानी कि परिधि का मतलब क्या हुआ, इसका जो पेरीमीटर हुआ, यानी कि यही तो इसका पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर पर आर एक बिंदु है, तो यहाँ पे मैं आर मान लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा, जिससे कि पी क्यू आर 30 डिग्री बन जाता है। पी क्यू आर यानी कि पी क्यू और आर, यानी कहने का मतलब ये जो आपका कोण बन रहा है यहाँ पे, ये जो कि 30 डिग्री के बराबर बन रहा है। हम कुछ इस तरह से इसको मिला देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा जो मैं कर रहा हूँ। क्लियर। आगे आपसे पूछ रहा है कि आर पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, यानी कि आर पी क्यू की वैल्यू आपसे ये कोण पूछ रहा है कि कितना होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन, तो अगर आपने हमारी अलजेब्रा वाली वीडियो, सॉरी जियोमेट्री वाली वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। इसका एक सबसे पहला तो थ्योरम आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए, अगर व्यास से होकर कि कोई, अगर यहाँ पे व्यास दिया गया हो, यानी कि ध्यान देगा पी क्यू व्यास हो और व्यास के द्वारा इसके अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये थ्योरम होता है, ध्यान रखिएगा। अगर व्यास के द्वारा अर्धवृत्त पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाहे ये कहीं भी बने, यानी कि अगर यहाँ पर भी बनता तो भी आपका 90 डिग्री बनता। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर। तो अब आपके देखिए ये 30 हो गया और ये 90 हो गया, 9 3 कितना हो गया, 9 3 12, तो 12 हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 12 और ये कह सकते हैं कि आपका जो पी होगा वो 60 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, कह सकते हैं हमें जो निकालना था, क्या निकालना था, आर पी क्यू। तो निकाल सकते हैं आर पी क्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 60 डिग्री हो जाती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने समझ लिया होगा कि मैंने आपको कैसे बताया कि यहाँ पे 60 डिग्री हुआ है। ठीक है, ये जो मैंने आपको थ्योरम बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखिएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ट्रिगोमेट्री से लिया गया साइन 60 माइनस एक्स लिखा गया थीटा में इसके, और कॉस वाई प्लस 60 डिग्री लिखा गया। तो आपसे पूछा है कि साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। साइन 60 माइनस एक्स लिखा गया, ये थीटा में। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर लिखा गया कॉस वाई प्लस 60 डिग्री लिखा गया। हमसे ये पूछा गया है कितना का वैल्यू, तो साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछा गया। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों को पहले बराबर करते हैं। तो बराबर कैसे करेंगे, तो आपको ये चीज़ पता होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। कॉस 90 माइनस थीटा आपको होगा कि साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, या तो आप इसको बराबर कर लो कॉस के रूप में, या फिर कॉस को साइन के रूप में कर लो। तो हम यहाँ पे कॉस को साइन के रूप में कर लेते हैं, क्योंकि हमें ईजी होगा, क्योंकि साइन का फॉर्म में ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसको तो मैं ज्यों का त्यों छोड़ देता हूँ। क्लियर। राइट साइड में क्या करता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, साइन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 और माइनस में आपका थीटा, थीटा ये टोटल होता है, तो इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से समझिएगा, ये आपका थीटा हो गया। साइन 90 माइनस थीटा को तोड़ेगा तो आपका वापस वही आता है कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए साइन से साइन खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, 60 माइनस एक्स, और यह साइन से साइन खत्म हो गया तो आपके पास बचा है 90 माइनस में, आप यह देखिए चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे आपका डिग्री ये दोनों हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, 60 माइनस एक्स को मैं यहीं छोड़ देता हूँ और इसको मैं घटा लेता हूँ, यानी कि 90 में से 60 जाएगा तो कितना होगा, 30, और माइनस में वाई। क्लियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे x माइनस वाई कर लेते हैं, यानी कि 60 को यहीं पे छोड़ते, इधर आपका 30 आ जाएगा, और राइट साइड में माइनस में x है तो ये आपका राइट में जाएगा, तो ये यानी कि लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस में हो गया, और ये तो आपका माइनस में ऑलरेडी है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, x माइनस वाई इक्वल टू 30 डिग्री के बराबर हो जाता है। x माइनस वाई 30 डिग्री के बराबर होता है। हमसे पूछा गया साइन x माइनस वाई, तो बस इजीली अपने तो कुछ करना ही नहीं है, साइन x माइनस वाई पूछा गया, और साइन x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 30 डिग्री। तो अब आप बताइए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती कितनी है, तो आप कहो कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। तो बस यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और इसी टाइप के क्वेश्चन भी आपको पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे ये दिया गया कि एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, औसत का सबसे सुपर डुपर क्वेश्चन ये माना जाता है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, तब क्या करते हैं कि वह अपनी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अतः उसे 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाता है।
काफ़ी अच्छा प्रश्न। इसको बनाने के लिए दो मेथड होते हैं। एक तो आपका सुपर डायरेक्ट इसका राइट आंसर आप निकाल सकते हो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ के, और एक होता है जो कि कॉन्सेप्ट मेथड आप लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेथड बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि 12वीं पारी में उसने 63 बनाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन लास्ट में ये बोल रहा है कि उसकी 12वीं पारी के बाद, यानी 12वीं पारी के बाद वो 13वीं पारी बनाएगा। जब वो 13वीं पारी बनाता है तो वो क्या करता है कि औसत रन में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 12वीं पारी में उसका जो औसत था वो कितना था। 12वीं पारी में उसका जो औसत था वो मानते हैं कि x था। ठीक है, जब 13वीं पारी वो खेलता है 12वीं पारी के बाद, तो 13वीं पारी का औसत क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। औसत उसका 2 की वृद्धि हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ये कह सकते हैं कि 13वीं में कुल कितने रन बने, औसत को अगर इतना यानी कि नंबर को औसत से आप गुना कर दे तो ये आपका टोटल निकल जाएगा। तो ये कह सकते हैं टोटल हो गया। और 12वीं पारी को हम इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि 12वीं पारी में कुल रन इतने बनाए, 13वीं पारी में कुल रन इतने बनाए, जो कि ये 63 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। 13x और ये आपका 13 दूना 26 और माइनस में 12x, राइट साइड में आपका 63 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स यहाँ से निकाल सकते हो, 13 में से 12 गया एक्स, और 26 को मैंने राइट साइड में भेज दिया। 63 माइनस 26 ये कितना हो जाएगा आप बताइए। 13 में से 7 गया तो यानी कि आपका 37 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 37। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये 37 तो क्या था, 37 इसकी 12वीं पारी का औसत था। लेकिन आपसे ये पूछा कि 12वीं पारी के बाद यानी कि 13वीं पारी में उसका औसत क्या हुआ। तो डायरेक्ट आपके x + 2 कर लो, यानी कि कह सकते हैं कि 37 + 2 39 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये तो आपका हो गया कॉन्सेप्ट मेथड, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो। देखो कैसे, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको हमेशा याद रखो, क्योंकि ये आपका बेसिक है। कॉन्सेप्ट मेथड आप हमेशा कर सकते हो, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा एडवांस है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि उसने जो 13वीं पारी बनाई उसमें कितने रन की और अतिरिक्त वृद्धि हुई। तो आप ये कह सकते हो कि 12वीं पारी खेली थी और उसके बाद हर पारी में 2 की औसत की वृद्धि होती है। तो ये टोटल वृद्धि कह सकते हैं कि अतिरिक्त, यानी कि 12 दूना 24। ठीक है फ्रेंड्स, 24 की वृद्धि हुई और 63 रन पहले से था, आप इसको 24 को घटा लीजिए, राइट आंसर आपका 39 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपका औसत है वो लास्ट में जो ऑप्शन पूछा जाता है वो 13वीं पारी की औसत हो जाती है, यानी कि 12वीं पारी के बाद की औसत हो जाती है। तो ये आपका होता है थोड़ा सा एडवांस मेथड, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट मेथड जो होता है सुपर होता है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। अगर इसी बात पे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह निकाला गया पत्ता इक्का हो। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप सभी को पता है कि टोटल पत्ता जो होता है वो कितना होता है, 52 पत्ते होते हैं। लेकिन 52 पत्ते में इक्को की अगर संख्या के बारे में बात करें तो इक्को की संख्या कितनी होती है, जो इक्को की संख्या होती है वो कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि अलग अलग कलर के चारों कलर के एक एक इक्के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 13 पत्ते बांटे गए होते हैं ना, 13 13 13 और 13, तो सभी में एक एक इक्का होता है। तो कह सकते हैं कि सभी में टोटल मिलाकर के 4 इक्के होते हैं। अब हमें ये तो नहीं बोला गया कि किस रंग के इक्के निकालने, तो हम यहाँ पे सिर्फ इक्का बोला गया, तो हो सकता है कि चारों कलर के इक्का निकल सकता है, तो इसलिए कहेंगे कि हमें टोटल जो इक्का निकल सकता है वो संभावनाएं 4 है। अब यहाँ से आपकी जो प्रायिकता होगी आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इक्का निकालने की संभावना है, तो यानी कि P इस तरह से लिख सकते हैं। तो संभावनाएं टोटल कितनी है, 4 संभावनाएं होगी निकल सकती है, किसी भी कलर का निकल सकता है, इसे तो हम कह नहीं सकते। तो टोटल 4 कितने में से, तो 52 में से निकल सकता है। इसको कटा लो, 1/13 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रायिकता से क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस टफ नहीं रहेगा। जो भी मैंने आपको कराया वो काफ़ी ईजी है और आपने इस तरह से कर देंगे तो आप डेफिनेटली पेपर में कर सकते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा कि एक घन का विकर्ण जो देगा वो 6√3 के बराबर है। इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक अनुपात आपको बताना है क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हमें निकालना होगा कि इसका साइड कितना है, क्योंकि जब तक आपको साइड नहीं पता होगा तो आप इसका जो कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो कि आयतन यानी कि वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि घन का विकर्ण, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि डायगोनल ऑफ क्यूब दिया गया। तो आपको पता है कि डायगोनल ऑफ क्यूब होता क्या है। तो क्यूब का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, क्यूब का जो कि विकर्ण जो दिया गया यहाँ पे वो कुछ किस तरह से दिया गया, 6√3 के बराबर है। तो हमें पता है कि घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, साइड गुने √3 या फिर √3 गुने साइड, आप कुछ किसी भी तरह से याद रखो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम कटा सकते हैं, यानी कि हमारा साइड निकला वो 6 निकला। ठीक है फ्रेंड्स, साइड निकल गया 6। अब आपसे ये पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया और साथ साथ उसके वॉल्यूम का
जो कि रेशियो निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि टोटल जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसके, तो क्यूब के लिए, और साथ ही साथ इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होता है वो कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इसके लिए दोनों का रखते हैं। टोटल सरफेस एरिया जो हो गया फ्रेंड्स कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया क्यूब के लिए 6 गुने साइड स्क्वायर, ठीक है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, और इसका क्यूब होता है आपका ए क्यूब, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ से कटा ला सकते हो, यहाँ पे 6/a हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कटा लोगे तो। और 6/a का मतलब ए आपका ऑलरेडी 6 है, तो 1:1 कोई दिक्कत नहीं। या तो आप इसको कटाओ या फिर यहाँ पे 6 गुने 6 रख लो, यहाँ पे देखिए 3 6 हो जाएगा, नीचे भी 3 6 हो जाएगा, ऊपर में कटा लोगे तो 1:1 आएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, 1:1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये बनता है कि आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है किसका, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, और घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, जो कि भुजा क्यू के बराबर है। और घन का विकर्ण कितना होता है, तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं कि ए ने एक वस्तु मूल कीमत की 5% कम देकर खरीदी। कहने का मतलब समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि ए जो है वो दुकान पे गया और वहां पे क्या किया कि ए ने एक वस्तु का मूल कीमत की 5, जो कि देखिए मान लीजिए कि दुकान पे गया, तो दुकानदार ने उस वस्तु का मार्केट प्राइस कुछ करके 100 रुपये रखा था। मान के चलेगा कि दुकानदार ने उस वस्तु का जो कीमत था वो 100 रुपये रखा था, लेकिन ए ने क्या किया कि उसको 5% कम देकर, यानी कि 5% कम कहने का मतलब 100 में से 5 घटा देंगे, ए ने उसे 95 रुपये में खरीद लिया, ठीक है, 5 रुपये कम देकर के खरीद लिया, 5% कम देकर खरीदी। अब आगे क्या कह रहे हैं कि ए ने वही वस्तु अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ देकर बेच दी। यानी जब ए है उसको जब बेच रहा है, यानी कि ए के लिए जो एसपी हो रहा है वो कितना हो रहा है, जो इसने कीमत चुकाई थी 95 रुपये पर, वो 120% सॉरी 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 120/100, यानी कि 6/5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से घटा लो, 19×5 = 95, 19×6 = 114। अब ये बताइए फ्रेंड्स, उसने खरीदी थी 95 रुपये में और यहाँ पे उसने बेचा 114 रुपये में, लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछ रहा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ए को उसकी मूल कीमत के अनुसार कितने % का प्रॉफिट हुआ। तो मूल कीमत दुकानदार ने 100 रुपये लगाई थी, इसके अकॉर्डिंग ही आपसे पूछा जा रहा है, मूल कीमत के अनुसार, ठीक है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि जो इसने खरीदी थी उसके अकॉर्डिंग, ये नहीं पूछ रहा है, आपके मूल कीमत के अनुसार पूछ रहा है। तो अब बताइए कि 100 रुपये उसकी कीमत थी और उसने 114 रुपये में बेच रहा है, तो मूल कीमत के अनुसार कितने प्रॉफिट हुआ, 14% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर, अगर आपसे ये पूछा तो आप इन दोनों का डिफरेंस करके नीचे 95 रखते, वहां से कैलकुलेशन करते, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो कि 14% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने आपको मैथ्स के क्वेश्चन आज कराए वो काफ़ी चुनिंदा प्रश्न थे। अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई और आपका हमारा कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज के रीजनिंग के क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि PALE को RCNG लिखा जा रहा है, तो RLEAP लीप को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये किस तरह से लिखा गया। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं PQR, यानी कि एक बढ़ाया गया, ए के बाद P आता, C लिखा गया, CLM जो कि N आता है, इस तरह से लिखा गया, ठीक है। फिर एक को गैप करके लिखा गया, तो यहाँ पे हम यही करेंगे, LMN लिख देंगे, क्योंकि एक बीच में गैप करना है। E के बाद F आता है, उसको हम बाद में G लिखेंगे, A के बाद B जो कि C लिखेंगे, P के बाद Q और R लिखेंगे। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, NGCR, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस पैटर्न को काफ़ी इजीली पकड़ लिया होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके पास एक सीरीज दिया गया 3, 11, 38, 102 और डॉट 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 आपसे पूछा, लास्ट में दिया गया 4, 4, 3। तो पूछा जाए कि बीच में अपने संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले इस पैटर्न को हम समझना होगा कि 3, 11, 38 और उसके बाद 102 लिखा गया और इसके बाद हमसे पूछा गया और लास्ट में हमसे दिया गया 4, 4, 3। तो सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं कि यहाँ पे पैटर्न क्या किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि काफ़ी, देखिए पैटर्न को समझना पड़ेगा कि पैटर्न क्या किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो पैटर्न किया गया, तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया कि मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों का अंतर कितना है, 8 का अंतर है। इन दोनों का अंतर देखिए 27 का अंतर है। उसी तरह से यहाँ पे अंतर देखिए तो ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ये कह सकते हैं कि ये 4 का क्यूब होगा। डेफिनेटली यहाँ पे देखिए 64 का अंतर होगा, 12 में से 8 गया तो 4, यानी कि डेफिनेटली ये 64, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे देखिए 2, 3, 4 यानी कि 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब का मतलब 125। तो 125 देखिए इसमें ये जोड़ करके लिखा गया था, इसमें ये जोड़ करके यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसको आप ऐड कर देते हैं, 5 2 कितना होगा 7 और 2 और यहाँ पे 2 हो गया, 1 और 1 2, यानी कि 227 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न ये कह रहा है कि शब्द हैंड में 3 अक्षरों के सभी जो क्रमचय है उनकी संख्या कितनी होगी। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि HAND, हैंड 4 शब्द का लेटर है, ठीक है, चार जो कि अल्फ़ाबेट का एक वर्ड बनाएगा। तो आपसे ये बोल रहा है कि इसमें से 3 शब्द को सजाने का जो तरीका होगा वो कितना तरीका हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल 4 है और इसको सजाने का जो तरीका यानी कि P और ये 3, ठीक है, 4 में से P 3 को सजाना है। तो कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि 4 फैक्टोरियल ऊपर में लिखिए और इसको घटा करके लिखते हैं, यानी कि 4 - 3 फैक्टोरियल लिखते हैं। तो ऊपर में फैक्टोरियल 4 हो गया, नीचे 4 में से 3 गया तो 1 फैक्टोरियल बच जाता है। तो फैक्टोरियल का मैंने क्या बताया था, जितना फैक्टोरियल रहता है उसको आप पीछे से गुना करके लिखते हैं, यानी कि 4 × 3 × 2 × 1। नीचे आपका 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप गुना कर लीजिए, 4 × 12 = 24। तो टोटल 24 तरीके से सजाया जा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको देखिए, सजाने का मतलब ये हुआ कि HAN, अलग अलग तरीके से AND, यानी कि अलग अलग तरीके से कितने तरीके सजाया जा सकता था, तो 24 तरीके बन सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से ये बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, आपके पास ये कह रहा है कि एक पासा दिया गया और पासे में आपको ये बताना है कि जो 2 है उसके विपरीत कौन सा फलक होगा। तो मैंने आपको लगातार 3 दिन के वीडियो में आपको कंटिन्यूसली बताते आ रहा हूँ कि किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। पासे का कुछ फलक इस तरह से दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया आपके पास, 5, 2 और 1। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, जो हम लोग का तरीका मैं वही तरीका यहाँ पर भी यूज़ करूँगा, लेकिन कुछ आज आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ। अगर आपके पास 2 तरीके से पासे दिख रहे हैं और दोनों में आपको 2 कॉमन दिख रहा है, यानी कि 5 इसमें भी 5 इसमें, 1 इसमें भी 1 इसमें, और आपसे ये पूछ रहा हो कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो 4 होगा। लेकिन कैसे करते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है मैं आपको उस कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। अगर आपने हमारे लास्ट 2 वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, ठीक है। नहीं देखा तो आपको पासे से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, 2 पार्ट मैंने बना रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पासे से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि जो भी कॉमन रहता है आप उसको पहले पिक करो, यानी कि पहले 5 लेते हैं, तो 5 लेने के बाद क्या होता है, आप उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। 5 के बाद 4 लिखेंगे, 4 के बाद 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने 5 लिया तो 5 को 5 लिखिए, और 2 में अगर 2 कॉमन हो रहा है, यानी कि 1 यहाँ पे भी 1 यहाँ पे, तो उस 1 के सामने 1 लिखिए, ठीक है। और जो बचा आपके पास उसको लिख देंगे, क्योंकि 3 ही तो डिजिट आपको लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपसे जो पूछ रहा है वो आपका इजिली आंसर आ चुका है। 4 के सामने कितना है, 2, यानी कि कह सकते हैं कि 2 के विपरीत जो होगा वो 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि 7 + 11 - 3 = 15 लिखा गया। तो चलिए मैं सबसे पहले तो इसको लिख लेता हूँ। 7 प्लस में 11 माइनस में 3 बराबर के 15 लिखा गया, ठीक है। उस तरह से 8 + 12 माइनस में 3 बराबर 28 लिखा गया। तो हमसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, हमसे ये पूछा गया कि 9 + 13 माइनस में 4 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से लिखा गया। तो देखिए, कह सकते हैं क्या, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 लिखा गया, ठीक है, मिस्टेक है, ये 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 है क्योंकि 11 दूना 22, 22 में से 7 घटा देंगे तो आपका 15 आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। 11 × 2 22 - 7 तो आपका 15 आ जाता है। उस तरह से इसको करते हैं। देखिए, 12 × 3 = 36, 36 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा, 12 × 3 और माइनस में 8 करेंगे तो 36 में से 8 जाएगा तो आपका 28 आ जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही करेंगे। 13 चौका 52 और 52 में से 9 घटाएंगे तो 12 में से 9 गया तो 3, यानी कि लास्ट में आपका 43 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलती किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास एक फिगर दिया, अगर आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये इसका जो फिगर होगा ये मिरर के रूप में बताना है आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आप मिरर को ध्यान से देखो तो फ्रेंड्स, राइट साइड में अगर इसको मिलान करें तो डी बिल्कुल करेक्ट तरीके से परफेक्ट हमारा मैच करेगा मिरर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो राइट आंसर आप डी को टिक करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि शीला ने अपने विवाह के वर्षगांठ, यानी कि अपने विवाह की एनिवर्सरी को बुधवार के 6 जनवरी 1965 को मनाई, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 6 जनवरी 1965 को जब उसने अपना एनिवर्सरी मनाया तो वो उसका बुधवार था, ठीक है फ्रेंड्स, बुधवार था। तो आगे ये बोल रहा है, तो उसी दिन वह जो अपना विवाह की वर्षगांठ अगले जो मनाएगी वो कब मनाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे तो आपको बताना है फ्रेंड्स। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि अब आपसे क्वेश्चंस का पूछने का मतलब ये हो रहा है कि 1965 वाले कैलेंडर जो होगा वो अगेन कब आएगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या दिए गए, 1974, 1970, 1971, 1972, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 6 जनवरी 1965 को जो बुधवार आ रहा था
अब वो नेक्स्ट टाइम 6 जनवरी को ही बुधवार कब आएगा, किस कैलेंडर में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्ट आपको उठाना वो होता है 1965 को उठाइए और इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना रहा, 400 डिवाइड कर 64, यानी कि एक शेष बचेगा। अगर शेष एक बचता है, शेष एक बचता है तो आप क्या करोगे कि 1965 जो भी आपका ईयर दिया रहेगा उसमें आप जो कि 6 जोड़ेंगे, ठीक है, उसमें आप 6 को ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। यानी कि 1971 का मतलब ये हुआ कि 1965वां जो कैलेंडर होगा, 1965 साल का जो कैलेंडर होगा सेम टू सेम 1971 के साल के बराबर होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन आ जाए, अगर आपने इसको डिवाइड किया और एक शेष ना बच करके 2 और 3 शेष बचे, क्योंकि 4 से डिवाइड करें तो ऑब्वियसली 2 या 3 शेष बचेगा। अगर ये 2 और 3 शेष बचता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पे जो आप 6 जोड़ रहे हैं उसमें हम लोग प्लस 11 जोड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 11 जोड़ने के बाद जो कैलेंडर वर्ष आएगा वही इसका राइट आंसर होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, 1971, 6 जनवरी 1971 का उसका नेक्स्ट आएगा जो एनिवर्सरी, वो बुधवार को ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।